Hello everybody, my name is Yogita Sharma and welcome to our channel Target for IQ. So guys, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान एपीओ से रिलेटेड एक माइनर एक्ट को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958. सो आइए चलिए शुरू करते हैं. कोई भी एक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए कि वो जो एक्ट है वो क्यों लाया गया, पार्लियामेंट की ऐसी क्या मतलब मोटिव रहा होगा उस एक्ट को लाने के पीछे. तो इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो पार्लियामेंट का इंटेंशन है, वो इसके प्रीएम्बल में हमें मिलता है. और अगर कोई अदर एक्ट है तो उसका भी ऑब्जेक्टिव हमें उसके प्रीएम्बल में ही समझ में आएगा कि उस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है. तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं. इस एक्ट के जो प्रीएम्बल में बात लिखी गई है वो ये है कि एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रिलीज ऑफ ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद. यानी कि ये एक्ट क्या करता है, ऑफेंडर्स को प्रोबेशन पर रिलीज करेगा या फिर उन्हें एडमोनिशन के बाद रिलीज़ करेगा. या तो प्रोबेशन पर रिलीज़ कर देंगे इस एक्ट में या फिर उन्हें डांट फटकार के एडमोनिशन पर छोड़ देंगे. तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया. लेकिन हमें कुछ अदर ऑब्जेक्टिव जो है वो उनके बारे में पता होना चाहिए. जैसे कि ऑफेंडर्स का क्या हो गया, रिफॉर्मेशन हो गया, रिफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंडर्स. और क्या हो गया, उनका सोसाइटी में रिहेबिलिटेशन हो गया. या फिर उन ऑफेंडर्स का स्टिग्मा उन पर लग जाता है एक ऑफेंडर होने का, तो उससे उनका बचाव करना, अवॉइडेंस ऑफ स्टिग्माइजेशन, या फिर उनको इंडिविजुअलाइज ट्रीट करना. फिफ्थ जो मेन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है क्राइम को कम करना, रिडक्शन ऑफ क्राइम. 6 हो गया एनकरेजमेंट ऑफ नॉन कस्टोडियल सेंटेंस. और जो 7th है वो है प्रोटेक्शन ऑफ यूथ एंड फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स. जो यूथ है उसको प्रोटेक्ट करना, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स बन रहे हैं उनको मतलब प्रिवेंट करना कि ऐसा वो लोग ना करें. तो ये कुछ अदर ऑब्जेक्टिव हैं जिनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए. तो ये तो थे इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव. अब हमें कुछ और बेसिक डिटेल्स हैं जो इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एपीयू का जो एग्ज़ाम है वो आरपीएससी लेने वाली है और आरपीएससी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है. तो हमें एक्ट के बारे में छोटी से छोटी चीज़ें भी पता होना चाहिए. जैसे कि इस एक्ट को कब इनेक्ट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, तो इस एक्ट को रिपब्लिक ऑफ इंडिया की 9th ईयर में इनेक्ट किया गया. टोटल कितने सेक्शन है, 19 सेक्शन है. प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली इसको, 16 मई ऑफ 1958 को प्रेसिडेंट की इस एक्ट को क्या मिली, एसेंट मिली. ये तो थे कुछ बेसिक्स. अब एक चीज़ और कि इस एक्ट का एक्ट नंबर क्या है, तो इस एक्ट का जो एक्ट नंबर है वो है एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958. तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका एक्ट नंबर क्या है. तो इस एक्ट का एक्ट नंबर है एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958. अब हम आ जाते हैं सेक्शंस पर. तो सेक्शन 1 हमें क्या बताता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में. तो इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या होगा कि द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958. ये तो होगा इसका शॉर्ट टाइटल. अब अगर ये शॉर्ट टाइटल है तो लॉन्ग टाइटल क्या होगा, तो जो हमने प्रीएम्बल देखा था जिसमें एक्ट का ऑब्जेक्टिव बताया जाता है वो होता है एक्ट का लॉन्ग टाइटल. ये शॉर्ट टाइटल हो गया कि इस एक्ट को किस नाम से जाना जाएगा, और जो प्रीएम्बल है जो हमें ऑब्जेक्टिव बता रहा है वो होता है एक्ट का लॉन्ग टाइटल. तो ये इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल हो गया द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958. कहाँ अप्लाई होता है, पूरी इंडिया पे अप्लाई होता है. अब मोस्टली ऐसे एक्ट होते हैं जहाँ जो इनकी इन्फोर्समेंट डेट होती है वो सेम होती है, लेकिन कुछ एक्ट ऐसे भी होते हैं जिनकी इन्फोर्समेंट डेट स्टेट वाइज स्टेट क्या होती है, अलग होती है. इस एक्ट की भी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो अलग अलग है. राजस्थान में कब एनफोर्स में आया, कब प्रवर्तनीय हुआ ये, तो 1 अक्टूबर 1962 को ये एनफोर्समेंट में आया राजस्थान में. तो ये तो थे हमारे कुछ बेसिक्स, या सेक्शन 1 जो हमें बेसिक्स के बारे में बताता है कि शॉर्ट टाइटल क्या होगा, कहाँ अप्लाई होगा, या एनफोर्समेंट डेट क्या है. तो अब हम आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं, इसके प्रोविज़न्स हमें और क्या क्या बताते हैं. तो अब जो सेक्शन 1 था वो तो बात कर रहा था एप्लीकेबिलिटी के बारे में,
और हर एक एक्ट जो होता है वो एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी दोनों के बारे में ही बताता है। इस एक्ट की सेक्शन 1 में बताई गई है एप्लीकेबिलिटी, और नॉन एप्लीकेबिलिटी जो है वो सेक्शन 18 में और सेक्शन 19 में बताई गई है। सेक्शन 18 बात करता है सेविंग्स के बारे में कि ये जो एक्ट है वो 3 जगह अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 31 ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट 1897, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, और ऐसे कोई एक्ट जो जुवेनाइल से रिलेटेड बने हुए हैं वहाँ ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, या जो ब्रोस्टल स्कूल्स हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये सेक्शन 18 में बताई गई हैं कि इन तीनों चीज़ पर सेक्शन ये जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 19 क्या बात करता है कि जहाँ प्रोबेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है वहाँ CRPC का सेक्शन 360 अप्लाई नहीं होगा, यानी कि अगर ये एक्ट कहीं अप्लाई हो रहा है तो वहाँ CRPC का सेक्शन 360 अप्लाई नहीं होता। तो ये तो बात होगी एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इस एक्ट में दी गई डेफिनेशंस के बारे में जो हमें बताई गई हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है जो हमें 4 डेफिनेशन प्रोवाइड कराता है। 2A में बताया गया है कोड के बारे में कि कोड क्या होगा, तो हम कोड से वही मतलब निकालेंगे जो हमारा CRPC से मतलब है। CRPC 1973, पहले ये 1898 थी, अब ये 1973 है, ये नहीं है। B हमें बताता है प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में। बी हमें क्या बताता है? प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में। प्रोबेशन ऑफिसर कौन होगा? तो प्रोबेशन ऑफिसर वो होगा जिसे सेक्शन 13 में अपॉइंट किया जाएगा। सेक्शन 2 क्लॉज सी क्या बताता है हमें? सेक्शन 2 क्लॉज सी हमें बताता है प्रेस्क्राइब्ड के बारे में, और सेक्शन 2 क्लॉज डी हमें क्या बताता है? ऐसे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस के बारे में जो इस एक्ट में डिफाइन नहीं है, तो उनका मतलब हम कहाँ से निकालेंगे? तो उनका मतलब हम निकालेंगे CRPC में, अगर वो वर्ड्स डिफाइन है तो हम वहाँ से उनका मतलब निकालेंगे। तो इस एक्ट में 4 डेफिनेशन बताई गई हैं। सेक्शन 2 में 2A में बताया गया है कोड, B में बताया गया प्रोबेशन ऑफिसर, C में प्रेस्क्राइब्ड, और D में ऐसे वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो यहाँ डिफाइन नहीं है। तो ये तो सेक्शन 2 हमें बताता है डेफिनेशन के बारे में कि क्या क्या डेफिनेशन इस एक्ट में बताई गई हैं। अब सेक्शन 3 और जो 4, सेक्शन 3 और 4 हमें कोर्ट की पावर के बारे में बताते हैं। सेक्शन 3 क्या बताता है कि कोर्ट की पावर है कि वो ऑफेंडर को एडमोनिशन पर छोड़ सकता है, डांट फटकार के बचसरना पे छोड़ सकता है। तो कब छोड़ सकता है कोर्ट? तो कोई ऐसा पर्सन जिसने 379 या 380 या 381 या 404 या 420 ये जो सेक्शंस हैं, अगर इनमें कोई ऑफेंस कमिट किया है तो, या फिर ऐसा कोई अदर लॉ जिसमें उसने ऐसा कोई ऑफेंस क्रिएट किया है या कमिट किया है जिसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो नॉट मोर देन 2 ईयर्स है, या फाइन है, या दोनों है, तो कोर्ट एंड कंडीशंस में उस पर्सन को एडमोनिशन पर रिलीज़ कर सकता है। लेकिन एडमोनिशन पर रिलीज़ करने से पहले कोर्ट इन 4 चीज़ों को कंसीडर करेगा, जैसे कि प्रीवियस कन्विक्शन, उसका पहले कन्विक्ट तो नहीं हुआ, या केस के जो सर्कमस्टांसेस हैं, परिस्थितियाँ वो कैसी हैं, ऑफेंस का जो नेचर है वो कैसा है, सीरियस है, हीनियस है, या पैटी कैसा नेचर है, या जो ऑफेंडर का कैरेक्टर है वो कैसा कैरेक्टर है। तो इन 4 चीज़ों को कोर्ट कंसीडर करेगा, तब उसके बाद उस पर्सन को एडमोनिशन पर रिलीज़ करेगा। कौन कौन से सेक्शन हो गए IPC के? सेक्शन 379, 380, 381, 404 एंड 420। और क्या चीज़ हो गई? अगर कोई अदर लॉ में ऑफेंस क्रिएट कर रहा है, कमिट कर रहा है, जिसकी इम्प्रिजनमेंट क्या है 2 साल से ज़्यादा नहीं है, या फाइन है, या दोनों है, तो इन दोनों कंडीशन में एडमोनिशन पे उस पर्सन को कोर्ट रिलीज़ कर सकता है, इन 4 चीज़ों को क्या करके? कंसीडर करके। नाउ सेक्शन 4 हमें क्या बात करता है? सेक्शन 4 बात करता है कोर्ट की पावर के बारे में, जहाँ कोर्ट क्या कर रहा है? गुड कंडक्ट पे, प्रोबेशन पे उसको छोड़ रहा है। तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करता है जो डेथ या LI की सज़ा नहीं है, जिन ऑफेंसेस में डेथ और LI की सज़ा नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा? उसको गुड बिहेवियर पे, सदाचार पे रिलीज़ कर देगा। लेकिन ऐसे ही रिलीज़ नहीं कर देगा, उससे बॉन्ड भरवाएगा विद और विदाउट श्योरिटी।
क्या करवाएगा, उससे बॉन्ड भरवाएगा विद और विदाउट श्योरिटी। कितने साल का, कम से कम उससे 3 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, 3 साल से ज़्यादा का नहीं, 3 साल तक का उससे बॉन्ड भरवा लेगा। अब अगर वो बॉन्ड भरवा रहा है और उसको गुड कंडक्ट पे या गुड बिहेवियर पे छोड़ रहा है तो कुछ चीज़ें कंसीडर करेगा, जैसे कि केस के सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ या सिचुएशंस कैसी हैं केस की, ऑफेंस का जो नेचर है वो कैसा है, ऑफेंडर का कैरेक्टर कैसा है, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कंसीडर करेगा वो वहाँ। देन ही उसको बॉन्ड पे छोड़ेगा, गुड कंडक्ट पे उसको रिलीज़ करेगा बॉन्ड भरवा के, अदरवाइज़ वो उसको रिलीज़ नहीं करेगा। फिर क्या करेगा, या फिर अगर उसको लगता है तो वो बॉन्ड भरवा के उसे छोड़ देगा, और अगर उसको कोर्ट को लगता है तो फिर उसको वो जो प्रोबेशन ऑफिसर होगा उसके सुपरविज़न में सुपरविज़न का ऑर्डर कर देगा कि वो प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविज़न में रहेगा, लेकिन ऐसा ऑर्डर 1 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो सेक्शन 4 हमें बताता है। लेकिन एपीयू का जो प्रीलिम्स होने वाला है 19 जनवरी 2025 को, उसमें ये सेक्शन आपके नहीं आने वाले, ये आपको मेंस में पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स में ओनली केवल कुछ सेक्शंस आने वाले हैं जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। ये सेक्शन हमें मेंस में काम आएगा, प्रीलिम्स में काम नहीं आएगा। सो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन हमें क्या बताता है। नेक्स्ट सेक्शन है इस एक्ट का सेक्शन 5, जो हमें कंपेंसेशन एंड कॉस्ट के बारे में बताता है कि अगर कोर्ट को लगता है रीजनेबल तो फिर उसे कंपेंसेशन दिला सकता है विक्टिम को। ये विक्टिम के इंटरेस्ट में है सेक्शन, ये जो सेक्शन है ये विक्टिम के इंटरेस्ट में है। तो जो कंपेंसेशन दिलाएगा कोर्ट वो किसको दिलाएगा, विक्टिम को दिलाएगा। जो प्रोसीडिंग की कॉस्ट है वो किन को दिलाएगा, विक्टिम को दिलाएगा। अगर कुछ फाइन रिकवर्ड किया जा रहा है उससे ऑफेंडर से तो वो सीआरपीसी के सेक्शन 421 एंड 422 यहाँ लागू होंगे। सेक्शन 6 जो इसके प्रीलिम्स में आने वाला है, जो प्रीलिम्स के सिलेबस में मेंशन किया गया है, वो है सेक्शन 6। सेक्शन 1 है और 2 है, 6, 7 और आई थिंक 9। तो आप एक बार सिलेबस अच्छे से देख लें कि कौन कौन से सेक्शंस हमें प्रीलिम्स में आने वाले हैं, क्योंकि अभी हमें प्रीलिम्स बेस्ड तैयारी करनी होगी, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स जो है वो नज़दीक है, 19 जनवरी को डिसाइडेड है। सो हमें प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी मेंस की तैयारी के लिए हम आगे फिर से वीडियोज़ लाते रहेंगे आपके लिए। तो सेक्शन 6 देख लेते हैं कि सेक्शन 6 क्या बात करता है। सेक्शन 6 बात करता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, कि अगर कोई 21 ईयर का कोई ऑफेंडर है तो देखा जाएगा कि उसको क्या किया जाए, 21 तक के जो यूथ होता है तो उसको प्रोबेशन पर छोड़ा जाए। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो 21 का ईयर का है या 21 के अंडर है तो देखा जाएगा कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट तो नहीं किया जो एलआई से पनिशेबल नहीं है। अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो एलआई से पनिशेबल नहीं है तो उसको प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाएगा। सेक्शन 4 भी तो यही बात करता है। और अगर कोर्ट सेक्शन 3 और 4 को सेक्शन 3 और 4 में छोड़ना चाहता है, रिलीज़ करना चाहता है ऑफेंडर को, तो वो क्या देखेगा, कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर देखेगा, ऑफेंस का नेचर देखेगा और प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट देखेगा, और क्या क्या देखेगा, फिजिकल और मेंटल कंडीशन देखेगा। और ये सब उसे चीज़ें अगर लगती हैं तो फिर वो सेक्शन 3 और 4 में उस ऑफेंडर को छोड़ देगा। अगर उसको नहीं लग रहा कि ये सब चीज़ें उसके हित में नहीं की जानी चाहिए तो फिर वो उसको रिलीज़ नहीं करेगा। और यहाँ जो प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट है वो सेक्शन 7 में बताई गई है, जो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। सेक्शन 7 में बताया गया है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। हाँ, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि ऑफेंडर को बताया जाना चाहिए तो वो ऑफेंडर को बताएगी, लेकिन अगर नहीं लगता, ज़रूरी नहीं समझे कोर्ट, तो फिर वो नहीं बताएगी, कॉन्फिडेंशियल ही रहेगी। तो सेक्शन 7 रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करता है और सेक्शन 7 बात करता है प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट के बारे में। सेक्शन 8 हमें बताता है वेरिएशन के बारे में, कि जो बॉन्ड है, उस प्रोबेशन का जो बॉन्ड है उसमें वेरिएशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जो बॉन्ड कौन सा वाला, जो सेक्शन 4 में भरवाया था
उसको गुड बिहेवियर पर रिलीज कर रहे थे ऑफेंडर को, तब भरवाया गया था। जो 3 साल से ज़्यादा का नहीं होगा वो बॉन्ड यहाँ पर जिसकी बात हो रही है, तो उसमें वेरिएशन हो सकता है। ये ऑफेंडर और पब्लिक के इंटरेस्ट में है। लेकिन जब ये बॉन्ड इफेक्टिव होगा, जब ये बॉन्ड ड्यूरिंग द पीरियड होगा, तब इस बॉन्ड को क्या किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, डिमिनिश किया जा सकता है। लेकिन 3 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगी इसकी डेट फ्रॉम द ओरिजिनल ऑर्डर। अल्टर कर सकता है कोर्ट, या कोर्ट क्या कर सकता है, कुछ ऐसी कंडीशंस को इंसर्ट कर सकता है। तो सेक्शन 4 का जो बॉन्ड है उसमें वेरिएशन तो कर सकता है। किसके इंटरेस्ट में कर सकता है, ऑफेंडर के या पब्लिक के। कब करेगा, जब ये बॉन्ड क्या होगा, ड्यूरिंग द पीरियड इफेक्टिव होगा। और क्या क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, डिमिनिश कर सकता है, और क्या कर सकता है, कोई भी कंडीशन को अल्टर कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है। और जब ये बॉन्ड को एक्सटेंड कर रहा है और या फिर डिमिनिश कर रहा है, तो कितने मतलब टाइम पीरियड होगा, तो 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ बट फ्रॉम द ओरिजिनल ऑर्डर। और अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें प्रोविज़न है कि अगर श्योरिटी है, क्योंकि वहाँ जो बात की गई थी बॉन्ड की वो विद और विदाउट श्योरिटी थी, तो अगर विदाउट श्योरिटी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर विद श्योरिटी है बॉन्ड और वहाँ जो श्योरिटी है वो रिफ्यूज़ कर दे वेरिएशन की कंडीशंस के लिए, तो कोर्ट क्या करेगा, ऑफेंडर को फ्रेश बॉन्ड के लिए बोलेगा। और अगर वो ऑफेंडर भी फेल हो जाए या रिफ्यूज़ कर दे उन कंडीशन को फुलफ़िल करने से, तो कोर्ट क्या करेगा, उस ऑफेंडर को जो ऑफेंस है जिसके लिए वो गिल्टी पाया गया है उसके लिए सेंटेंस कर देगा, इम्प्रिजन कर देगा। अगर प्रोबेशन ऑफिसर को लग रहा है कि जो सुपरविज़न ऑर्डर था ना सेक्शन 4 में, मैंने आपको बताया था कि अगर कोर्ट को लग रहा है तो सुपरविज़न ऑर्डर पास कर देगा, 1 साल तक का होगा। और अगर प्रोबेशन ऑफिसर को लग रहा है कि वो सुपरविज़न ऑर्डर जो है वो जिसके लिए पास किया था सुपरवाइज करने के लिए, और अब वो अननेसेसरी है, उसको सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं है, तो फिर कोर्ट क्या कर देगी, उसको डिस्चार्ज कर देगी फ्रॉम बॉन्ड्स और बॉन्ड। ये सेक्शन 8 बात करता है कि क्या क्या कंडीशंस होंगी। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्शन 9 हमें बताता है प्रोसीजर ऑफ ऑफेंडर फेलिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉन्ड, कि अगर कोई ऑफेंडर है और अगर वो फेल हो गया बॉन्ड की कंडीशंस को फुलफिल करने में, तो क्या प्रोसीजर होगा। तो कोर्ट क्या करेगी, जो ऑफेंडर है उसके लिए वारंट इश्यू कर देगी या सम्मन इश्यू कर देगी ऑफेंडर और श्योरिटीज़ के लिए। मतलब अगर कोर्ट सम्मन इश्यू कर रही है तो सम्मन तो दोनों के लिए कर सकती है, ऑफेंडर और श्योरिटीज़ के लिए। वारंट केवल ऑफेंडर के लिए करेगी। क्यों करेगी, कि उन्हें कोर्ट में लाया जाए, उन्हें कोर्ट में अपीयर कराया जाए, और उस अपीयरेंस के बाद क्या करेगी कोर्ट, या तो उन्हें कस्टडी ऑर्डर कर देगी रिमांड के लिए, या जो क्या करेगी, बेल ग्रांट कर देगी विद हिम और विदाउट श्योरिटी टू अपीयर ऑन डेट फिक्स फॉर अपीयरिंग। अगर उनको कस्टडी ऑर्डर कर रही है तो फिर कस्टडी ऑर्डर कर ही है, लेकिन अगर उन्हें बेल ग्रांट कर रही है तो बेल ग्रांट करते समय वो बोलेगी कि जो नेक्स्ट डेट हमने फिक्स करी है हियरिंग के लिए तब वो अपीयर हो जाएं विद और विदाउट श्योरिटी। अब अगर कोई ऑफेंडर है जो इन कंडीशंस को फुलफिल करने में फेल हो गया, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सेंटेंस कर देगी या उस पर पेनल्टी लगा देगी जो 50 रुपये से ज़्यादा की नहीं होगी, अगर ऐसा कोई फेलियर फर्स्ट टाइम है तो। और अगर कोई पेनल्टी इम्पोज की गई और अगर वो उस पीरियड में कोर्ट के द्वारा जो पीरियड फिक्स किया गया उस पीरियड में नहीं उसने नहीं पेड करी, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको सेंटेंस कर देगी उस ओरिजिनल ऑफेंस के लिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो सेक्शन 9 बताता है कि क्या क्या करेगी, वारंट इश्यू कर देगी, सम्मन इश्यू कर देगी, काय के लिए कर देगी, तो कोर्ट में अपीयर होने के लिए, उनको लाए जाने के लिए, या तो कस्टडी ऑर्डर पास कर देगी या बेल ग्रांट कर देगी कि वो नेक्स्ट जो डेट है हियरिंग के लिए फिक्स की गई है उस पर आ जाए। अगर ऑफेंडर जो है वो नहीं पूरा कर पाता कंडीशंस को, तो या तो उसे ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सेंटेंस कर देगी, और अगर कोई ऐसा फर्स्ट टाइम उसने किया है तो 50 रुपये तक का जुर्माना उसको इम्पोज कर देगी। अगर वो पेनल्टी जो 50 रुपये की इस पर इम्पोज की गई है अगर वो उस पीरियड के दौरान जो कोर्ट ने फिक्स किया है तो नहीं भर पाता, तो उसको ओरिजिनल ऑफेंस के लिए क्या कर देगी, सेंटेंस कर देगी।
ये तो हो गई सेक्शन 9 की कंडीशन। अब सेक्शन 10 हमें क्या बताता है? तो सेक्शन 10 हमें बताता है कि श्योरिटी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो क्या क्या हैं। तो श्योरिटी से इस एक्ट का अगर आप पढ़ेंगे तो लैंग्वेज थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो CRPC बताई गई है वो 1898 की CRPC ली गई है, लेकिन अभी कौन सी CRPC है? तो 1973 की है। तो उसके अकॉर्डिंग जो श्योरिटी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो मैंने आपको इस PPT में लिखे हुए हैं, जैसे कि सेक्शन 121, 122, 123 क्लोज 10, 124, 373, 466 से लेकर 449 तक। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जो श्योरिटी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई इस एक्ट में बॉन्ड और श्योरिटी रिलेटेड अगर प्रोविजंस अप्लाई होंगे तो इन सेक्शंस के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। सेक्शन 11 हमें क्या बताती है? तो सेक्शन 11 हमें बताती है कि कौन सा कोर्ट है जो कम्पिटेंट होगा अपील और रिवीजन की पावर एक्सरसाइज करने के लिए। सेक्शन 12 हमें बताती है डिस्क्वालिफिकेशंस के रिमूवल के बारे में। सेक्शन 13 क्या बताती है? तो सेक्शन 13 हमें बताती है जो हमने सेक्शन 2B में पढ़ी थी, प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में। सेक्शन 13 हमें बताती है प्रोबेशन ऑफिसर कौन होगा। तो प्रोबेशन ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा? या तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी या कोई रिकॉग्नाइज सोसाइटी करेगी, और अगर एक्सेप्शनल केसेस हैं तो कोर्ट भी कर सकती है। सेक्शन 14 हमें प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज़ प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी के बारे में बताता है। प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी? इंक्वायर करना, सुपरवाइज करना, एडवाइस और असिस्ट करना उस ऑफेंडर को, या फिर कोई अदर ड्यूटीज़ परफॉर्म करना। सेक्शन 15 हमें क्या बताता है? प्रोबेशन ऑफिसर जो होगा इस एक्ट का उसे पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 21 ऑफ IPC है। तो इस एक्ट में जो भी कोई भी प्रोबेशन ऑफिसर होगा उसको सेक्शन 21 में IPC के सेक्शन 21 के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। सेक्शन 16 क्या बताता है कि कोई भी अगर ऐसा एक्शन लिया गया है जो गुड फेथ में है तो फिर वहाँ कोई भी ऐसी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, कोई भी केस नहीं होगा। सेक्शन 17 बताता है रूल बनाने की पावर के बारे में। तो रूल बनाने की पावर किसके पास है? तो रूल बनाने की जो पावर है सेक्शन 17 में वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रूल्स इस एक्ट में बना सकती है। सेक्शन 18 और 19 हमने सेक्शन 1 के साथ डील कर लिए थे। तो ये थे हमारी प्रोबेशन ऑफेंडर से रिलेटेड कुछ सेक्शन जो आपके लिए राजस्थान APO के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी इस एक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो हम और आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए APO के लिए या जुडिशरी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।